आयकर विभाग ने कार्रवाई किया, ठीक है, उसको जेल तो जाना ही पड़ा। येडियुरप्पा को भी कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ा, क्योंकि एक दो व्यक्ति थे जिनके खिलाफ लड़ने का हिम्मत था। इसमें एक है जस्टिस संतोष हेगड़े, जो कर्नाटक का लोक आयुक्त था। उनके साथ दो चार वन विभाग का अफसर और भी अफसर थे जो अभी सीधा रास्ता में चला, उसको मदद किया। उनको बहुत मुश्किल में काम करना पड़ा। एक भाई साहब के पीछे गुंडा भी लग गया था, उसको मारने की कोशिश भी किया था, मगर लगातार उन्होंने महीना के ऊपर महीना जांच किया, इकट्ठा किया, सारे सबूत इकट्ठा किया, और जब रिपोर्ट आया ये प्रमाण हो गया कि येडियुरप्पा का बेटा, उनके कुछ ट्रस्ट है, उसको कुछ ज़मीन मिला। कौन दिया? यही सारे कंपनी इनको दिया। तब जब येडियुरप्पा को हटा गया, वो बहुत नाराज हो गए थे। ये क्या नमक हरामी है, मैं आपको मदद किया और अब हमें हटाने चाह रहे। तो देश का राजनीति में ये एक जगह में हम पहुंच गए थे जी, जब तक कार्रवाई इन्होंने किया तब तक संपत्ति लूट कर गया। चोर आके आपका संपत्ति छीन लिया, चला गया, ठीक है, फिर भी आपको, चोर को तो जेल जाना पड़ा, मगर वो संपत्ति आपके पास वापस नहीं आएंगे, वो चीन में है और चीन आपको वापस नहीं देंगे। आप आइए देखिए प्राकृतिक गैस, जो बंगाल की खाड़ी है, वहाँ उनके नीचे बहुत मुश्किल से वो प्राकृतिक गैस आता। इसमें से खाद बनता है, यूरिया, अमोनिया, इसमें से बिजली उत्पादन होता है। एक कंपनी को मिला है, ये रिलायंस कंपनी को मिला, और उन्होंने कहा कि हम इतना उत्पादन करेंगे। फिर बाद में देखा उसका 10% उत्पादन हो रहे कुछ सालों के बाद। तो सरकार ने कहा कि भैया आपने तो कुछ कहा था, आपने कहा था 80 मिलेगा, अब तो 8 दे रहे हैं, तो आपका भी कुछ सज़ा होना चाहिए। ले चला इनको, अदालत में ले चला, सुप्रीम कोर्ट में ले चलो, वहाँ पे अभी भी मामला चल रहे, केसेस चल रहे। बहुत लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी का जो कारोबार उन्होंने था, वो जो एक साम्राज्य बनाया, ये दो भाई क्यों झगड़ा किया? ये दो भाई मुकेश और अनिल अपना पिताजी को जो संपत्ति था ये बांट दिया, क्यों? बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोई बोलता है असली कारण ये है कि नीता और टीना के बीच कुछ ठीक संपर्क नहीं था, यही कारण है कि धीरू भाई नहीं चाह रहे थे कि अनिल भाई टीना जी के साथ उनका शादी हुआ, ये नीता जी भी नहीं चाह रहे थे, यही असली कारण है। मैंने बोला नहीं, ये असली कारण नहीं है, असली कारण और कुछ है। कृष्णा गोदावरी, जहाँ ये दो नदी जाके बंगाल का घाटी में पड़ता है, जो समुद्र के नीचे जो प्राकृतिक गैस है, दो भाई का झगड़ा हुआ ये गैस के लिए। ये कौन गैस लेगा, कौन सा कीमत में, किस कीमत में इसको गैस मिलेगा, कितने साल तक इसको गैस का इस्तेमाल करेंगे। अनिल अंबानी का उद्देश्य था, ये था कि लक्ष्य ये था कि वो प्राकृतिक गैस वो आंध्र प्रदेश से, काकीनाडा से एकदम दिल्ली के नज़दीक दादरी करके एक जगह में एक पाइपलाइन में ले जाएंगे।
करीब 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पाइपलाइन चलेगा। और दादरी, दिल्ली के नज़दीक उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष के सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गैस लेके बिजली उत्पादन करने का एक कारखाना बनाएंगे। सब ठीक ठाक हो गए थे। मुलायम सिंह का सरकार थे उस समय उत्तर प्रदेश में, ज़मीन मिल गया। वो अलग कहानी की, बाद में ज़मीन उसको वापस देना पड़ेगा। इस विषय के ऊपर भी हम कुछ कहेंगे आपको। मगर बड़ा भाई का पसंद नहीं आया। छोटा भाई कहा था कि हम एक सरकारी संस्था है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इनको हम एक कीमत में $2.34 पर यूनिट हम देंगे 17 साल के लिए। तो अनिल भाई भी सोचा कि हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये NTPC को दे रहे तो हमें भी देना चाहिए। मगर अचानक भाई बोला कि नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे। NTPC के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्रीमेंट है, MOU है, ये हम नहीं मानेंगे। तो ज़बरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। उस समय मुरली देवरा हमारे मंत्री थे, आपका महाराष्ट्र का मुरली जी। तो कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। लंबा चौड़ा झगड़ा हुआ, वकील ने ये कहा, वो कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट का राय आया। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में आया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा भाई को साइड में आया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा भाई का था। बड़ा भाई को बोला कि भाई नहीं है, ये तुम्हारा संपत्ति नहीं है, ये देश का संपत्ति है, ये नागरिक का संपत्ति है। तो अब प्रश्न हुआ, ये नागरिक का संपत्ति है, हर व्यक्ति का संपत्ति है, हर आदमी का संपत्ति है, ये कौन ठीक करेगा कि कैसा किसको मिलना चाहिए? ये भारत सरकार करेंगे। तो भारत सरकार का काम हो गया ये। फिर वही कैग का कहानी आ गया। कैग ने बोला किस तरह से आपने आवंटन कर रहे, ये जिस तरह से आपने एक ठेका बनाया, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसका फायदा तो सरकार को तो नहीं मिल रहा है, आम आदमी को नहीं मिल रहे, कुछ लोगों को मिल रहे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। ये अर्थशास्त्री और इन लोग कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग, कि आप पानी पी रहे हैं। ये पानी आप कैसे पी रहे हैं? आप एक कागज का कप में पी सकते हैं, आप ये प्लास्टिक एक बोतल से पी सकते हैं, आप एक शीशा का ग्लास में आप पी सकते हैं, और आप ऐसे सोना चांदी के बनाया हुआ एक गॉबलेट, एक कप में भी पी सकते हैं। सरकार ऐसे ठेका बनाया कि इन लोग को प्रोत्साहन मिला कि आप जितना मर्जी खर्चा करो, ये गैस बेच के आपको पैसा मिल जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन को बेच के आप पैसा आपको वापस आ जाएगा। पूरा गड़बड़ हो गया कहानी। तो फिर इन लोग बोला कि हमें और दाम चाहिए। $2.34 पर यूनिट से हम ज़्यादा बनाते हैं। तो सरकार एक समिति गठन किया, GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसके नेतृत्व में कौन थे? एक बंगाली बाबू जी, वो आज हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रणब मुखर्जी। उन्होंने बोला कि ठीक है, 2.34 से इसको 4.20 बना दो। तो उन्हीं के पार्टी के एक भूतपूर्व मंत्री वो बोला कि अरे 4.20, हमारे देश में 420, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। किसको धोखा? मैंने नहीं कहा, यह मणिशंकर आयर ने कहा बैठ के, किसके साथ 420 हो रहे। फिर वहां पे नहीं रुका, मुरली देवरा को पद से इन्होंने निकाल दिया, मनमोहन सिंह जी। फिर जयपाल रेड्डी को लाया,
जयपाल रेड्डी बोला कि अरे भैया तुमने इतने बोला 8 देंगे 80 देंगे 8 दे रहे, तो आपको भी कुछ सज़ा होना चाहिए। जब सज़ा की बात हो गया, इन लोग जयपाल रेड्डी के खिलाफ काम शुरू करने। फिर एक नया मंत्री आ गया वीरप्पा मोइली, बोला इसको दुगना कर दो, 4.20 से 8.40 बना दो। काफ़ी कोशिश किया, चर्चा हुआ, कैबिनेट मीटिंग हुआ, कांग्रेस के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी दो भाग हो गए। कोई बोला हाँ होना चाहिए, कोई बोला नहीं होना चाहिए। कैबिनेट का मीटिंग हुआ था, एक साइड में आपका था जो अंबानी को चाह रहे थे ज़्यादा पैसे दे, उसमें हमारा वित्त मंत्री थे चिदम्बरम जी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्री थे वीरप्पा मोइली, उनके साथ अपना कपिल सिब्बल जी से वकील साहब और आनंद शर्मा जी थे। मगर दूसरा साइड में भी लोग थे। एक तो जयपाल रेड्डी बोला नहीं होना नहीं चाहिए, जयराम रमेश जो ग्रामीण विकास मंत्री थे वो भी बोला नहीं होना चाहिए, और जो ऊर्जा मंत्रालय का जो बिजली मंत्रालय का जो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी ना बोल दिया। श्रीकांत जैना था जो भी मंत्री थे, वो खाद फर्टिलाइज़र मिनिस्टर था, वो भी बोल दिया ना। तो 4 हाँ बोला, 4 ना बोला। बीच में एक भाई साहब चुपचाप सब सुन रहे थे, वो अपना मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बोला कि हाँ होना चाहिए, मगर नहीं हुआ। चुनाव का घोषणा हो गया और हमारा निर्वाचन आयोग बोला कि ये नहीं होना चाहिए, चुनाव आने वाले हैं, ये जो ठेका है ये 4 साल का ठेका है, आप कैसे कर सकते हैं, नया सरकार को आने दीजिए, नया सरकार सिद्धांत लेंगे। तो ये रोक गया। मेरा किताब जब आया उसके बाद एक के बाद वकील का चिट्ठी आना शुरू कर दिया, आपने मानहानि किया, देश के सबसे अमीर व्यक्ति जो है इसका खिलाफ आपने लिखा। ये अप्रैल 2014 का बात हो रहा है, एक के बाद एक आया। और मैं अकेला नहीं था, सीबीआई का स्वर्ण जयंती का एक उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल, भूतपूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी, उन्होंने भी एक पब्लिक भाषण दिया सबके सामने, 100 लोग, 150, 400-500 लोग के सामने, टेलीविज़न चैनल के सामने। उन्होंने क्या कहा कि दक्षिण एशिया और भारतवर्ष के इतिहास में ये पहला बार हम देख रहे हैं कि एक कंपनी, एक परिवार, इनका इतना ताकत है, पूरा देश का जो प्राकृतिक संसाधन है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इतना नियंत्रण करने का क्षमता है, इतना इनका क्षमता है, इतना इनका पावर है, इतना क्षमता है, कैसे आया है, ये सवाल उन्होंने उठाया। मैं आश्चर्य हो गया था। उसी दिन हमारा किताब का लॉन्च होने वाले हैं, उनको पास भी मानहानि का चिट्ठी आ गया, वकील का चिट्ठी आ गया। आज भी मैंने कहा, उन्होंने बोला कि आपने लिखा ऐसा किताब में कि अंबानी ने दबाव किया, इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार ने मंत्री का जो मिनिस्ट्रियल जो पोर्टफोलियो है ये बदल दिया, ये मानहानि किया आप हमारा। तो मैंने बोला अगर किसी का मानहानि मैंने किया तो मैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का मानहानि किया, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे, उसको मालूम है कौन मंत्री बनेगा कौन, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करते हैं। तो 1.5 साल हो गया, अभी भी उन्होंने अदालत में नहीं किया। मैंने बोला अगर मानहानि किया, देश का कानून है, आप जाइए अदालत में जाइए, धमकी मत दीजिए, डराइए मत। एक आप इसका एक पैटर्न आप देख सकते हैं, एक ट्रेंड आप देख सकते हैं। 2008 में जब ये दूरभाष यंत्र जो है, जो मोबाइल फ़ोन है, जो हवा में
एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 2G घोटाला एक हुई थी। ये 2G घोटाला क्या चीज़ था? बहुत सरल भाषा में आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। उस समय हमारे मंत्री थे, DMK का मंत्री राजा, राजा आंडीमुथु राजा, वो मंत्री थे। और उनका कहना ये था कि ये चीज़ हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो पहले आएंगे उसको मिल जाएगा। तो मनमोहन सिंह बोला कि इस तरह से तो आवंटन करना ठीक नहीं है, आप नीलाम कीजिए, आप इस पारदर्शिता के साथ कीजिए, ट्रांसपेरेंटली आप कीजिए। उनका बात इन्होंने सुना नहीं। बाद में बोला नहीं नहीं, हमने जो किया मनमोहन सिंह को सब कुछ मालूम था। आप समझ लीजिए, ये भी जो पॉलिसी है ये एकदम गलत पॉलिसी है। ये भी इन्होंने ठीक तरह से लागू नहीं किया। वो जिस दिन आखिरी दिन था, वो जो दरखास्त जो करेंगे, जो बिड करेंगे, जो जिसको एप्लीकेशन देना है, अचानक उन्होंने तारीख आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? आप कुछ खेल चल रहा है और खेल के बीच में आप कानून बदल दिया, आपका रूल्स बदल दिया। कौन अंपायर ये आपको मालूम नहीं है। आप समझ लीजिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आप लाइन में खड़े हैं सिनेमा का टिकट खरीदने के लिए। आप शाहरुख खान का पिक्चर आ रहे हैं, हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो में देखना चाहते हैं, लंबा लाइन है, आप खड़े हैं लाइन में टिकट खरीदने के लिए। तो आपका मौका मिल गया, ठीक है, आपका चांस है, बॉक्स ऑफिस के पास आप पहुंच गए हैं, तो हमारा चांस है टिकट खरीदने के लिए। अचानक आपके पीछे से कोई गुंडा आके ऐसे बोला, हटो, तुम्हारा पीछे जो है वो पहले टिकट खरीदेंगे। यही हुआ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को इस तरह से किया। किसी का बात नहीं माना। फिर वही CAG विनोद राय को आना पड़ा और उनका रिपोर्ट उन्होंने पेश किया। 1,72,000 करोड़ सरकार का नुकसान हुआ। कपिल सिब्बल बोला ये सब हवा में बात है। हाँ, स्पेक्ट्रम सिर्फ हवा में है, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हवा में ही है सब कुछ। बोला ये नोशनल लॉस है, ये सचमुच घोटाला नहीं है। सरकार कह रहे कि हाँ, जो पैसा मिलना था आपको नहीं मिला, इसमें नुकसान क्या है? देखिए, आज हमारा देश में 125 करोड़ लोग, इसमें 100 करोड़ लोग के पास 100 करोड़ सिम कार्ड हो गया। 70 करोड़ लोग के पास आज एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है, चलायमान दूरभाष यंत्र है। देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। अगर हम कम कीमत में स्पेक्ट्रम नहीं देते कैसा होता? मगर ये बात तो सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। मनमोहन सिंह को भी कैग रिपोर्ट आने के पहले ही राजा जी को हटाना पड़ा। राजा बोल रहे थे मैंने कुछ गलती नहीं किया, मनमोहन सिंह को सब मालूम था। और मनमोहन सिंह बोला नहीं, मैंने जो कहा वो नहीं, हमारा बात माना नहीं। चिदम्बरम को वही कहानी हुई है। फिर राजा को हटाया गया, केस शुरू हो गया। ये 2008 जनवरी में हुआ था। 4 साल के बाद फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बोला दोबारा इसको नीलाम करो। सरकार का सामने कोई रास्ता नहीं था। राजा जी को जेल जाना पड़ा। उनके साथ उस समय तमिलनाडु का मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि का बेटी को भी जाना पड़ा जेल। और कपिल सिब्बल जी जो कह रहे थे ज़ीरो लॉस, उसको भी मानना पड़ा। क्योंकि कैग के बात आपने नहीं सुना। आप बोला कि कैग देश का छवि नष्ट कर रहे हैं, पूरा दुनिया में भारतवर्ष का छवि खराब कर दिया। हर भारतीय नागरिक को अपना सिर उठा के नहीं चल पाए। सब लोग कह रहे हैं आप भ्रष्ट है, आप चोरी किया। मगर सचमुच यही हुआ। सब पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा और रास्ता नहीं है, इसको कैंसिल करो, दोबारा शुरू करो। क्या हित में था ये? देश के हित में ये था कि हम कानून मानने के लिए तैयार है, या हम कानून मानने के लिए तैयार नहीं है? हम नीलाम नहीं करेंगे हमारा प्राकृतिक संसाधन, हम किसी को भी दे सकते हैं, अपने दोस्तों को दे सकते हैं, अपना भाई भतीजा को, बीवी बच्चे को दे सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर वही कहानी हुआ, आपने गलत किया, आप पकड़ गए हैं, आपको जेल जाना पड़ा, देश का नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था में खराबी आया, बुरी स्थिति आया, फिर आपको मानना ही पड़ा। जिस रास्ता से आपको पहले ही जाना था आप नहीं गया। तो मैंने 4 जो कहानी आपको बताया, कोयला, प्राकृतिक गैस, लोहा अयस्क और स्पेक्ट्रम, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एकदम आज के खबर में आना चाहता हूँ। आज 8 महीना के बाद नया मोदी सरकार को किस विषय में हार मानना पड़ा? भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर हार मानना पड़ा। ये मोदी जी ने खुद अपने मन की बात में, आकाशवाणी में खुद कहा कि हम पीछे हट रहे हैं। 8 महीना में उन्होंने कोशिश किया कानून बदलने के लिए, असफल हुए हैं, सफल नहीं हुए हैं। ये कानून के पीछे क्या है, मैं थोड़ा बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ आप लोगों से, और इसके बाद मेरा बात मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और आपके पास अगर कोई भी सवाल है आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब करने के लिए। ये भूमि अधिग्रहण के बाद आप 2-3 कदम पीछे हट के देखिए। ये ब्रिटिश के टाइम में कानून था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 का कानून था। इसको बदलने के लिए बहुत लोग बहुत कोशिश किया। 2013 में ये कानून बदला। उस समय कांग्रेस का सरकार थे, मगर सारे राजनीतिक दल मान लिया, भारतीय जनता पार्टी मान लिया, कम्युनिस्ट वालों मान लिया, कांग्रेस वालों मान लिया कि ये कानून में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। सब लोग खुश नहीं थे। उस समय एक सांसदीय समिति थे, जो आज हमारे लोकसभा स्पीकर है सुमित्रा महाजन जी, उनके नेतृत्व में एक समिति गठन किया था। इसमें सारे राजनीतिक दल का प्रवक्ता या रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सब मान लिया ये कानून में। 2013 में ये कानून, दिसंबर में ये नया कानून आया। ये कानून के कारण क्या है? एक है कि हमारे जैसे देश है, ज़मीन बहुत कीमती चीज़ है। जो ज़मीन के ऊपर जो नियंत्रण कर सकते हैं, जो जिसके हाथ में आज ज़मीन है, उसके पास आज क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, राजनीतिक क्षमता है। आज ज़मीन से लोगों का क्षमता, इट इज़ अ सोर्स ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज। आप देखिए, हमारे देश में 125 करोड़ लोग रहते हैं। पूरा विश्व में आज 700 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, लोक संख्या है पूरा विश्व का। मतलब भारतवर्ष में करीब 17% के आसपास, 17% पूरा विश्व का जनसंख्या में 17% लोग भारतवर्ष में रहते हैं। मगर भारतवर्ष में कितना ज़मीन है? पूरा विश्व का सिर्फ 2.5% ज़मीन है भारतवर्ष में। 2.5%, 17%, 2.5%। बहुत आसान है समझने के लिए क्यों आज हमारे देश में ज़मीन इतना कीमती चीज़ है।
और ये जो ज़मीन है, इसमें आधा ज़मीन में, आधा जगह में सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। ये आप लोग जो मराठवाड़ा में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, कुछ साल पहले विदर्भ इलाका में, इस साल मराठवाड़ा इलाका में, आपको मालूम है आधा ज़मीन, पूरा भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, एक राज्य एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष में ज़मीन में आधा के आसपास ज़मीन में कोई सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। सब लोग, हमारा वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के या हमारा किसान ज़मीन में, सब लोग वही इंद्र भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? इसका कारण है, आज जो कृषि क्षेत्र है, भारतवर्ष का जो नेशनल इनकम है, जो सकल घरेलू उत्पाद है,